माननीय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री जी, मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथिगण, अपाक के सीईओ श्री सौभिक गोस्वामी जी, आज के इस एक दिन के डिजिटल एम्पावरमेंट मीट कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन में भाग ले रहे तमाम सारे साथियों, देवी एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं अपाक को और सौभिक गोस्वामी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि वह हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा रखे हैं और साथ ही साथ एक छोटा सा एग्जीबिशन भी यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश में आपको जानकारी होगी, पिछले 5-6 सालों से बहुत तेजी से विकास हो रहा है। हमारा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है न्यू इंडिया का, जो उनका विजन है कि जब हम आजादी का 100वां शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे 2047 में, तो हमारा देश एक विकसित देश होगा, जिसके लिए उन्होंने अमृत काल का एक संज्ञा दिया। जब वो 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज अमृत काल की प्रथम बेला है और अब हम एक पंच प्राण के माध्यम से देश को विकास के इस तेजी के साथ लेके जाएंगे, जिससे कि जब हम 2047 का आजादी का 100वां वर्ष मना रहे होंगे तो हमारा देश एक विकसित देश होगा। और इसकी रूपरेखा आपने पिछले 8-8.5 साल में पूरे देश में बहुत अच्छे से देख रखी है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो अछूता हो विकास के एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए। आप चाहे कृषि क्षेत्र को ले लीजिए, सेवा क्षेत्र को ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग को ले लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, मानव संसाधन विकास को ले लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आप ले लीजिए, जो हमारे सोशल सेक्टर्स हैं, स्वास्थ्य के बारे में ले लीजिए, शिक्षा के बारे में ले लीजिए। हमें हर एक क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन पूरे देश में एक सबको नजर आ रहा है। आप देखिए कि किस प्रकार से परिवर्तन है। एक जो बात स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत जो माननीय प्रधानमंत्री जी, इसकी पहली घोषणा उन्होंने पहले अपने संबोधन, देश के संबोधन में उन्होंने 15 अगस्त 2014 को की थी और मैं साक्षी हूं, वहां पे मैं था एज एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। जब उन्होंने उद्घोष किया था कि देश को, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती जब हम मना रहे होंगे तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिस स्वच्छता को वो देश की आजादी के ऊपर रखते थे, वैसा हम देश को बना करके देश को स्वच्छ कर देंगे, वो हमारे लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और आप सोचिए 2014 के पीछे अपने इमेजिनेशन को, अपने क्योंकि हम सब अपने आप को आगे पीछे बहुत कुछ ले जा सकते हैं। आप जरा 2014 के पहले ले जा करके हमारे शहरों की, हमारे गाँव की, इसी को देखिए। आप एयरपोर्ट की, रेलवे स्टेशन की, बस स्टेशन की, बाजार की, मोहल्ले की, कस्बे की, हर जगह की स्थिति को जरा देखिए। ऐसा लगता था जैसे कि गंदगी से हम लोग आत्मसात कर चुके, हमें नजर नहीं आती। घर के बाहर निकलिए, कूड़ा पड़ा हो, आपको लगता ही नहीं था कि ऐसा कूड़ा वहां पड़ा है। लेकिन आज जो देश जिस प्रकार से परिवर्तित हुआ है पिछले 8-8.5 सालों में, पूरा देश एक, मैं नहीं कहूंगा कि 100% स्वच्छ हो गया, लेकिन आज देश में ये इस प्रकार की
एक आत्मविश्वास जगा है कि हमारा देश पूरी तरह स्वच्छ हो जाएगा, बिल्कुल जैसा हम पहले थे। अगर आप पुराने इतिहास में अगर आप जाके देखें तो हमारे कैसे नगर थे, कैसे हमारे गांव थे, उस प्रकार की स्थिति जो है हमें उस एक आदर्श स्वच्छता की तरफ हम पहुंच चुके हैं। और ये आदर्श स्वच्छता कैसे हुई है, ये लोगों ने मिलकर के, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये स्वच्छ भारत मिशन एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, ये लोगों का कार्यक्रम है, एक जन आंदोलन है। जन जन के मन में इस बात को डालना है कि हमें स्वच्छ रहना, हमारा घर हो, हमारा कस्बा हो, हमारा सड़क हो, हमारी बाजार हो, हमारा कार्यालय हो, हमारी फैक्ट्री हो, हर एक को स्वच्छ रखना है। और जो एक आह्वान किया माननीय प्रधानमंत्री, पूरा देश उनके पीछे चल रहा है। मैं समझता हूँ कि दुनिया का इतना बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन कहीं भी किसी भी जगह पूरे हमारी मदर अर्थ के ऊपर कहीं इस प्रकार के इतने शॉर्ट पीरियड में इतना बड़ा परिवर्तन कहीं नहीं हुआ। क्योंकि मैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी रहा, क्योंकि मैं उस मंत्रालय में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का एडिशनल सेक्रेटरी रहा, इसलिए मैं साक्षी हूं देश की इस यात्रा में कि जिस प्रकार से कितनी तेजी से परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन एक तरफ नहीं हुआ, एक तरफ तो हमारी वैचारिक जो हमारी जो सोच समझ, हमारी जो सोचने की बात है, उसके बारे में परिवर्तन हुआ। आज अगर आप कहीं कूड़ा फेंकिए, पहले दिल्ली में बड़ा एक आम बात हुआ करती थी, जब मैं वहां पे जॉइंट सेक्रेटरी था, डायरेक्टर था, आप जाइए ऑफिस से घर जाइए तो रास्ते में लोग गाड़ी के दरवाजे खोलते थे, उठा के कुछ फेंकते थे और कोई टोकने वाला नहीं, इनका किसी को बुरा भी नहीं लगता। आप कोई बॉटल से कुछ पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और उसके बाद उठा करके बाहर फेंक दिया, जैसे कि बाहर ही कूड़ादान पड़ा हुआ है, रास्ते भर आपको ऐसी चीज नजर आती। आज आपको ऐसा नजारा कहीं भी नहीं मिलता। अगर कोई आपके सामने कुछ फेंकता है, खाने के बाद फेंकता है, तो तुरंत कोई टोकता है भाई आप इसको उठा लो। पहले आप ट्रेन में चलते थे, ट्रेन में लोग खाते पीते सब, आपका ट्रेन जब तक आप पहुंचे तब तक पूरा का पूरा जो फ्लोर भर जाता था। अब अगर कोई करता तो दूसरा उठा के ले जाके कूड़ेदान में डाल देता। ये हमारे विचार में परिवर्तन। दूसरा, हमें एक नई सोच आए कि हम जो है कूड़े से भी एक कंचन बना सकते हैं, उससे भी हम लोग उससे एक वेस्ट टू वेल्थ की तरफ, ताकि चाहे वो गीला कूड़ा हो, सूखा कूड़ा, हमारा ड्राई वेस्ट हो, उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे तमाम किस्म की नई नई टेक्नोलॉजी है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव हुआ करता था 2010-11 में, और हमें एक A to Z के माध्यम से कानपुर में हमने एक बहुत बड़ा प्लांट लगवाया था। एक नई चीज शुरुआत की, मुझे लगता था कि बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने और पूरे कानपुर की स्वच्छता के बारे में, और उसके लिए मुझे प्रधानमंत्री पुरस्कार भी मिला था। बड़े उसको मैंने काफी इज्जत के साथ उसको मैंने अपना डिस्प्ले किया, ये प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला इस बात के। लेकिन अब मैं अपने आप को जब 11 साल पीछे जाकर के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो काम मैंने किया वो बिल्कुल, हमने नकल कर ली, किसी विदेश की नकल कर ली और हमने उसके हिसाब से काम कर दिया, वो हमारे लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हुआ है हमारी सोच में, हमारे जो चाहे बच्चे हों, इनोवेशंस के माध्यम से उनको जो है जो बच्चे स्टार्टअप्स के माध्यम से नई नई चीजें, इतनी सारी चीजें हो गई हैं और एक नई सोच आ गई। हमें पूरा स्वच्छता अपने आप में एक नई इंडस्ट्री बन गई और उस इंडस्ट्री को बनाने में आईटी का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सोचिए कि जब स्वच्छ सर्वेक्षण हम करते थे, स्वच्छ सर्वेक्षण जब हम मंत्रालय में शुरू किए थे, तो स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू में किए थे, पहली बार हमने कोई 77 सालों का किया, फिर बाद में हमने उसके बाद बढ़ाया 500 सालों का किया, जिसमें 424 ने भाग लिया, बाकी लोग भाग भी नहीं लिए, और उसका हम पूरे सारे सालों का किया और उसके सारे स्टैंडर्ड्स हम बढ़ाते चले गए। पहले हम साल में एक बार करते थे, फिर हम उसको जो त्रैमासिक करने लगे, फिर हम उसको रेगुलर कंटिन्यूअस उसका करने लगे और हम एक्सेस टू द पब्लिक, लोगों तक पहुंचना चालू किए। ये सब कैसे संभव हो पाया? आज हर एक चीजें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया, किसी ने उंगली नहीं उठाया कि आप स्वच्छ सर्वेक्षण इतना बड़ा, आप पूरे देश का, दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण करते हैं जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा लोग भाग लेते हैं। अगर उसमें देखें लोगों के इनपुट्स, 10-12 करोड़ लोगों के इनपुट्स आते हैं, लेकिन इतना बड़ा चीज होने के बाद कोई उंगली नहीं उठाता है। ये हमारी टेक्नोलॉजी की ताकत है, ये हमारा आईसीटी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसकी ताकत है।
ये ताकत है हमारी, आज जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी ताकत है, जिसके नाते हम बहुत सारी चीजें कर सकते थे जैसा हम पहले सोच नहीं सकते, ऐसा विचार नहीं करता। तभी मैंने अभी एक आपका एग्जीबिशन देख रहा था, वहां पे क्विक्सी एक उनका प्रेजेंटेशन मैंने देखा। उन्होंने कहा कि एक उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसे किसी को भी अपने सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए, आपको पूरा व्यवस्था देती है। ये वैसे हुआ कि किसी ने पहले बार एक औजार बनाया, वो जो कहते हैं छेनी और हथौड़ा बनाया कि किसी चीज को अगर काटना हो तो उसके लिए अब आप छेनी हथौड़ा से आप ऐसे करेंगे तो आपका कट जाएगा, आप उसको ये शेप आप दे सकते हैं। अब उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जिस प्लेटफॉर्म पे चाहे आप छोटे बिजनेसमैन हो, बड़े बिजनेसमैन हो, छोटे ऑफिस हो, बड़े ऑफिस हो, कितनी भी किसी भी लेवल को आप प्लेटफॉर्म पे जाइए। इट इज लाइक यू हुक योर सेल्फ एंड यू कैन डेवलप योर ओन ऑटोमेटेड सिस्टम। कैसे सिस्टम आपका ऑटोमेट हो जाए। तो जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन में जिस प्रकार से आईटी का इंटरवेंशन हुआ, और आईटी का इंटरवेंशन केवल स्वच्छ सर्वेक्षण में नहीं हुआ, बल्कि वो तमाम सारी चीजें ऐसे ऐसे नए प्रोडक्ट आने लगे जिसका आप सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते थे 10 साल पहले। मैंने कहा कि 11 साल पहले जब हमें प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला, हमारे दिमाग में बात आ नहीं सकती। उसमें रिकॉग्निशन था कि कोई दुबई से देखने आ रहा है, कोई पंजाब से देखने आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से देखने, तमाम लोग आते थे, बड़े गर्व के साथ हम दिखाते थे, देखो हमारा ऐसे प्लांट चला। और अब मुझे लगता है कि ये प्लांट बिल्कुल सही नहीं था, हमारे लिए उपयुक्त नहीं था। हमारे देश के लिए उसको पहले सेग्रीगेट कर अलग अलग प्रोसेस करना, उसको ऐसे करना ताकि हमारे देश को फायदा हो। अब हम देश की सोचते हैं, जो हमारा देश में प्रधानमंत्री जी ने जो टीम इंडिया की बात की, ये हमारा जो 2047 की जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, वो पहुंचने के लिए टीम इंडिया को काम करना। और टीम इंडिया मतलब वो चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय लोकल सरकार हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनी हो या प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो, ये सब मिलकर के हम टीम इंडिया बनाते हैं। हम सबको मिलकर के ऐसा कुछ करना है जिससे नए भारत में, जो नया भारत है, उस नए भारत में हर एक को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले और हर एक अपने पूरे जो उसके पोटेंशियल भगवान ने दे रखा है, जो हमारे प्रकृति ने, भगवान ने हम सबको अब जो भी पोटेंशियल दे रखा है, उस पूरे पोटेंशियल के मुताबिक हम अपने आप को पूरी तरह से, पूरी क्षमता के मुताबिक इस अर्थव्यवस्था को योगदान दे सके, अपने समाज को योगदान दे सके, अपने प्रदेश और देश को योगदान दे सके। ये कमाल हुआ है इस प्रकार का जो ये जो काम हुआ है, ये आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के नाते। मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ। जो स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्मार्ट सिटी हम 100 शहरों में बनाएंगे, जब 100 शहरों के स्मार्ट सिटी की उन्होंने बात की, हमें पता भी नहीं था कि स्मार्ट सिटी होता क्या है, क्योंकि उस समय में उसी मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करता था अर्बन डेवलपमेंट। हमने सोचना प्रारंभ किया कि आखिर जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, चाहते क्या होगा स्मार्ट सिटी। और आज हम दुनिया को सिखा सकते हैं स्मार्ट सिटी क्या होता है, कैसे आप सिटी को स्मार्ट बना सकते हैं। वहां हमने 1 साल लगा, पूरे 1 साल में बहुत विचार मंथन के बाद एक स्मार्ट सिटी का रूपरेखा तैयार की गई और उसको 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। और जब उन्होंने लॉन्च किया, देखिए कि छोटे से मंत्र से, एक जैसे होता है कि पहले हमारे ऋषि मुनि एक छोटा सा मंत्र दे देते थे, 4-6 शब्दों का मंत्र दे देते, उससे पूरी बात समझ आ जाती। उन्होंने जब लॉन्च कर रहे थे, और उस समय मैं वहां पे विज्ञान भवन में मैं भी मौजूद था, उन्होंने कहा कि स्मार्टनेस इज नथिंग बट गेटिंग मोर फ्रॉम लेस। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, गेटिंग मोर फ्रॉम लेस इज द मूल मंत्र है पूरा स्मार्ट सिटी का। कि जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 1000 लीटर पानी है और 1000 लीटर पानी से आप केवल 10 लोगों को आप पूरा कर सकते हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे पास तो 25 लोग हैं और 25 लोगों को ऐसे पानी पहुंचाइए जिससे कि वो 1000 लीटर ही पर्याप्त हो जाए। और ये तब पॉसिबल है जबकि पूरा का पूरा आप उसका मैनेजमेंट इस प्रकार से करेंगे कि ताकि कहीं भी कोई वेस्ट न होने पाए, एक एक उसके बूंद का सही तरीके से प्रयोग हो पाए, और इसके पीछे आप किसी को पीछे नहीं चला सकते। ये हमारा टेक्नोलॉजी की ताकत है, जिसके माध्यम से हम हर एक को, पानी हो चाहे जो हमारे रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे पास अफरात रिसोर्सेज नहीं है। भगवान ने हमें पर्याप्त सब कुछ दिया है, लेकिन अफरात नहीं दिया। जो पर्याप्त दिया है, होता क्या आप सोच सकते हैं। कैन यू, आपको मैं उदाहरण के बस, चूंकि आप सारे प्रबुद्ध लोग हैं इसलिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। आप जानते हैं कि कई हमारे शहरों में पानी की उपलब्धता
एक आम इंसान की उपलब्धता जरूरत होती है लगभग 130 लीटर पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें वो नहा भी सकता है, खा भी सकता है, सारे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है। कई सारे शहरों में 400 से 450 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता है। जो रिसोर्स है, जो जितना हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो उतनी है, 400, 450, 300 लीटर, 3 गुनी 4 गुनी है। लेकिन पानी वहां 8 घंटा आता है, पानी का वहां रसनिंग करना पड़ता है, क्योंकि पानी सारा वेस्ट हो रहा है। जो पानी हमारा निकालते हैं वहां से लेकर के जब वास्तव में कंज्यूमर तक पहुंचता है वो पानी कम हो जाता है, क्योंकि काफी लीकेज हो जाता है, पानी को क्वालिटी नहीं आ पाती। तो एक लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा और उसके बाद अब अमृत 2.0 जिसको लॉन्च किया गया अक्टूबर 2021 में, मैं उस समय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का सेक्रेटरी था। वहां पे एक टारगेट रखा गया कि वी विल गो फॉर ड्रिंक फ्रॉम टैप। ड्रिंक फ्रॉम टैप का मतलब हुआ कि आप सीधे टैप खोलिए। आप लोगों ने जो विदेशों में ट्रेवल किया होगा, कई सारी यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में आपने ट्रेवल किया होगा, आप सीधे कोई भी टैप खोलिए, बाथरूम का भी टैप खोलिए, उससे सीधे पानी पी सकते हैं। उसकी क्वालिटी इस लेवल की, आप सीधे पानी पी सकते हैं। एंड 24/7 वाटर सप्लाई। आप जब भी टैप खोलिए, एक तो आप टैप खोलेंगे पी सकते हैं, और जब भी टैप खोलेंगे तो उससे पानी गिरेगा। ऐसा नहीं कि पानी बंद रहेगा। तो पानी आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। फिर पानी की टंकी हर छत पे, वो काली टंकी जो लग जाती है, आपके सिंटेक्स टैंक लग जाती है, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर ये जो यहाँ पे जो बोतल, यहाँ तो शीशे की बोतलें, तमाम सारे जो प्लास्टिक की बोतलें लोग लेकर के जगह जगह चलते, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। आप सोचते कि हम कितनी बड़ी अपने नागरिकों को कितनी बड़ी सुविधा दे देंगे अगर ड्रिंक फ्रॉम टैप हो जाएगा और 24/7 वाटर सप्लाई हो जाएगा। आज ऑलरेडी हमारे देश का एक शहर है जिसको मुझे गौरव प्राप्त हुआ, पुरी में जाकर के मैंने इसकी शुरुआत की। पुरी जगन्नाथपुरी जो हमारे भगवान की एक नगरी है, जो हमारे 4 धाम में एक धाम भी है, जहाँ पे जो आबादी उसके कई 5 गुना 7 गुना ज्यादा लोग वहां पे नित्य घूमते हैं, वहां पे दर्शन करने आते हैं। आबादी तो कम है, लेकिन आबादी से 5 गुने लोग वहां पे टूरिंग के लिए, ट्रैवलिंग, वो अपने दर्शनार्थी के रूप में या श्रद्धालु के रूप में वहां पे आते हैं। पूरी शहर ऑलरेडी 24/7 एंड ड्रिंक फ्रॉम टैप हो चुका है। और ये कैसे हुआ? केवल टेक्नोलॉजी की ताकत से। ये कैसे हुआ? उस टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, आईटी भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। ये सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हम बैक टू बैक एक चीज को हम लोग ट्रेस करना चालू करें, और मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में हमने 75 वार्ड्स को ड्रिंक फ्रॉम टैप एंड 24/7 वाटर सप्लाई का काम हमने शुरू करा दिया। हमारी टीम जाके सारा देख चुकी है और उत्तर प्रदेश में ये काम चालू हो चुका है। और हम ये काम को अगले साल 2023 में पूरा करेंगे, और जब वहां करेंगे तो हम पूरे प्रदेश में इसको करेंगे, क्योंकि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि हम जो देश में, दुनिया में जो बेस्ट है वो उत्तर प्रदेश में होगा। और जो दुनिया में बेस्ट है कि हम जो ये माननीय प्रधानमंत्री से हम चुना करते थे ड्रिंक फ्रॉम टैप 24/7 वाटर सप्लाई, ये हमारे उत्तर प्रदेश में होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश ऑलरेडी इस पे काफी सारा काम कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी की ताकत है। और टेक्नोलॉजी के लिए जो स्मार्ट सिटी में जो काम हुआ है, स्मार्ट सिटी में आपने अभी कोविड का देखा, हाल में एक बहुत बड़ी त्रासदी कोविड की जो है, कोविड-19 जो फरवरी मार्च 2020 में शुरू हुई। इनफैक्ट हमारे देश की, दुनिया के काफी ज्यादा तारीफ हुई कि जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश ने कोविड को हैंडल किया, इसकी हर जगह तारीफ हुई। जैसे हम आत्मनिर्भर भारत बनकर के निकले और हर चीज खुद करने लगे, जहां पे हमारे पास कुछ भी नहीं था हम सब कुछ करने लगे। जैसे हमने दुनिया को भी तमाम सारी सहायता प्रदान की। इस कोविड के दौरान हमारा एक चीज जो कि बहुत सारा काम है वो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। जैसे जब मैं मंत्रालय में था वहां इसको मैं कहता था कि लेकिन ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम, जैसे एक आदमी का, एक इंसान का हमारा ब्रेन होता है, नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें से मैं टच कर रहा हूँ, टच करने के बाद हमें कुछ फीलिंग हो जो कि हमारा ब्रेन इसको प्रोसेस कर रहा है, मैं क्या करना चाहता हूँ, हर एक चीज ब्रेन प्रोसेस करके मुझे डायरेक्शन देता है। ऐसे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शहर का ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम है। पूरे देश में देखते देखते जो स्मार्ट सिटी में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तो शुरू हो ही गया। तमाम सारे शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अलग अलग पर्पज के, अलग अलग उद्देश्य के।
लेकिन वो जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्मार्ट सिटी के थे, वो इंटीग्रेटेड थे एक तरह से सारी की सारी, चाहे पुलिस को सिक्योरिटी चाहिए, लोगों को सेफ्टी चाहिए, लोगों को पीने का पानी चाहिए, लोगों को सैनिटेशन चाहिए, स्वच्छता चाहिए, लोगों को जो है स्मार्ट हेल्थ चाहिए, स्मार्ट एजुकेशन चाहिए, उनके ग्रीवांस का रिड्रेसल करना है, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए कि जिससे कि आप घर से निकले सीधे सीधे बस में बैठ जाए, सीधे सीधे ट्रेन में बैठ जाए, सीधे सीधे मेट्रो में बैठ जाए, आपका पूरा कब किस समय क्या चीज उपलब्ध है, एक आपकी पूरे होल प्रोसेस को, लाइफ को किस प्रकार से आप ऐसे देख सकते हैं कि किससे हमारे सिटीजन्स का कितनी आसानी लाइफ में आता है। इनफैक्ट स्मार्ट सिटी का एक लक्ष्य ये था टू ब्रिंग ईज इन लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों को इंप्रूव करने, और वो करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ने बहुत मदद की। साथ ही साथ जब कोविड का दौर आया तो कोविड के दौर में पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, चाहे वो सैनिटेशन करना हो, चाहे लोगों को दवाएं पहुंचानी हो, लोगों को केयर करना हो, वो घर पे है तो उनको सही से मेडिकल केयर डॉक्टर के साथ उनके साथ का ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक एक चीज को ध्यान रखा। अगर आप देखें हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पे, इसमें मैंने एक पूरी केस स्टडी तैयार की जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पे, वो केस स्टडी को वहां पे उपलब्ध है, आप जाके देखिए कितने किस्म के उपयोग हुए। आज अगर कोई कहीं पे वहां पे अगर कोई घटना होती है, पुलिस सिक्योरिटी का जो, जैसे कहीं चोरी हो गई, कहीं कोई किसी ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया और किसी किस्म की वारदात हो गई, हर जगह कैमरा है जो आपको देख रहा है और हम उसको ट्रेस करके, मैं एग्जांपल दूंगा, ऐसे तमाम सारे पुलिस के केसेस सॉल्व किए गए। एक तो बड़ा अच्छा उदाहरण आपको बताता हूं कि कोई सज्जन जो है, ये केस है कि कानपुर का, यहाँ पे कोई सज्जन अपने घर पे उन्होंने जो अपना कैमरा लगा दिया उसको, जो जिसके माध्यम से उसको ट्रेस करने के बाद वो तो गए हुए थे यूएस में, देखें कि somebody has broke open his house और आगे जो उसके घर में चोरी करने की कोशिश कर, उन्होंने देखा, वहां पे देख के उन्होंने पुलिस को वहां पे फोन किया, एंड अभी वो अंदर चोर पड़ा हुआ है, somebody came and caught him right there red handed। ये कमाल है टेक्नोलॉजी का। मतलब यहाँ पे कानपुर में घटना हो रही है, अमेरिका से कोई फोन कर रहा है और यहाँ पे हमारी पुलिस पहुंच के सीधे घर के अंदर चोरी करते हुए पकड़ ले। ये टेक्नोलॉजी की ताकत, ये टेक्नोलॉजी की ताकत है कि आप कुछ घटना करके भाग गए, आपको लगा कि हमें तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन आपको तमाम सारी चीजें, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, उसके तमाम सारी चीजें करते हुए आप यहां से वारदात किए बनारस में, आप पहुंच गए बॉम्बे में, आपको बॉम्बे में ट्रेस करके वहां पे कहां पे ठहरे, वहां पे आपको पकड़ लिया, राइट इन द होटल। मैं आपको, ये भी इंसिडेंट अखबारों में रिपोर्टेड है, इसलिए आपको वहां जाके पकड़ लिया। ये टेक्नोलॉजी की ताकत। तो स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से आप हर घर से कूड़ा निकला कि नहीं निकला, कितने बजे निकला, कहां पहुंचा है, एक एक चीज इसको देख सकते। और ये काम करने के लिए अभी जब मैं मिनिस्ट्री में था, वहां मैंने बेल को एक टास्क दिया था कि हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से इतना सारा चीज हो गया, इतनी हमारी ताकत निकल कर गया कि जब यहाँ पे कुंभ था हमारे प्रयागराज में, करोड़ों, एक दिन में 1 करोड़ लोग स्नान करते हैं। जिस दिन वो हमारी जो ये माघ मेला, और जब कुंभ होता तो उसमें कई करोड़ लोग स्नान करते। इतने सारे लोग, पूरा एक नई कस्बा बस जाता है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि पहले मैंने कुंभ को यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार में अलग अलग जिम्मेदारियों में, चाहे होम डिपार्टमेंट में पुलिस के तौर पे देखा है, हेल्थ में जब सेक्रेटरी था तो हेल्थ के तौर पे देखा, लेकिन जब मैं भारत सरकार में अर्बन सेक्रेटरी था और ये कुंभ में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुरुआत किया, उसके बाद जब मैं आकर के देखा, ये इसकी ताकत समझ में आई कि आप कहां से कैसे मूवमेंट करेंगे, रेलवे स्टेशन उतरते हैं, बस स्टेशन उतरते हैं, कैसे क्या क्या करेंगे, एक एक चीज हमारा कैमरा के माध्यम से ट्रेस कर सकते हैं और वहां पे कमरे में बैठे बैठे वहां पे गाइडेंस दे सकता है कि इस रोड को अभी रोक दीजिए, इस रोड को आप आगे बढ़ाइए, इसको ऐसे करिए, ताकि देयर इज ए स्मूथ फ्लो ऑफ पीपल। ये हमारे टेक्नोलॉजी की ताकत है, टेक्नोलॉजी की ताकत है जिसके माध्यम से बिल्कुल हमारा वो दिव्य कुंभ जो है, जो पीछे 2 साल पहले यहाँ पे कुंभ हुआ था प्रयागराज में, वो कुंभ बिल्कुल किसी भी प्रकार की कठिनाई के, हर आदमी तारीफ कर रहा था, दुनिया के जो तमाम सारे लोग आए, हर एक ने तारीफ किया कि इतना बढ़िया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसा बड़ा कुंभ जो हुआ, इतना बड़ा ह्यूमन कांग्रीगेशन, बिगेस्ट कांग्रीगेशन ऑन दिस मदर अर्थ, मदर प्लैनेट, इस पे जो हुआ उतना बड़ा, इतने अच्छे से हुआ। उसमें बहुत सारी चीजें की गई, लेकिन एक चीज जिसका जो उसमें
रोल हुआ, वो रोल था हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। उसका बहुत बड़ा रोल, चीजों को चाहे वो सैनिटेशन के बारे में, लोगों को सुविधाएं देने के बारे में, और आने वाले समय में हम टेक्नोलॉजी का और ज्यादा प्रयोग करेंगे। अभी जो 2025 में कुंभ आएगा उसमें और ज्यादा टेक्नोलॉजी का, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे और आगे बढ़ती चली जाए। अब टेक्नोलॉजी के लिए एक तरफ तो हमें जो है नई व्यवस्थाएं चाहिए और दूसरे तरफ उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे कल ही कैबिनेट में उत्तर प्रदेश की जो हमारी कैबिनेट है, कैबिनेट ने इसको नई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी और उत्तर प्रदेश ने एक नई आईटी एंड आईटीएस पॉलिसी, ये दोनों चीजों को कल कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षा है कि हमारे प्रदेश में जो बेस्ट से बेस्ट हो, जो मैंने कहा दुनिया का जो बेस्ट हो, वो हमारे प्रदेश में होना चाहिए। एक ऐसा माहौल बना है, उस माहौल से हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों के, नागरिकों के जिंदगी को हम बहुत अच्छा बनाएं, और वो करने के लिए ही अभी एक लक्ष्य रखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। $1 ट्रिलियन अभी तो हमारे प्रदेश की जो हमारी जो इकोनॉमी है वो करीब 250 बिलियन के आसपास। इसको 4 गुना अगले 5 साल में कैसे करेंगे, और ये करने के लिए हर एक क्षेत्र को हमें पूरी तरह से इन्विगोरेट करना पड़ेगा, पूरी तरह से ऊर्जावान करना, पूरी तरह से ऊर्जित करना पड़ेगा। और उस ऊर्जा देने के लिए चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे वो सर्विसेज का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका है। आज हमारे प्रदेश में देश का सबसे ज्यादा जो है एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन चुका है, चल रहा है या बन रहा है। 13 हमारे 6 हमारे एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, जो चल रहे हैं। आज बुंदेलखंड और पूर्वांचल जो कि बहुत दूर होता था राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली से, आज वहां पे 6-7 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। आज हमारे प्रदेश में जो फ्रीट कॉरिडोर है, ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, दोनों का सबसे बड़ा एरिया हमारे प्रदेश में, दोनों मिलते हैं हमारे प्रदेश में, जिससे लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा हब हमारे प्रदेश में तैयार हो। आज जो हमारे प्रदेश में जो ये इनलैंड वाटर फ्रीट है, वो बनारस से लेकर हल्दिया का, वो हमारा तैयार हो चुका है। आज सबसे ज्यादा मेट्रो का जो काम उत्तर प्रदेश में 5 शहर मेट्रो चलता है, और ये मेट्रो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन रहा है। मैं समझता हूं अभी बहुत जल्दी उसका पहला 17 किलोमीटर उसका उद्घाटन हो जाएगा। देश में 9 एयरपोर्ट हमारे चल रहे हैं, जिसमें 3 हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 2 और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, 5 एयरपोर्ट्स और आगे बहुत जल्दी 2 साल के भीतर चालू हो जाएंगे, जिसको एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ हमने एमयू कर लिया। यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत तेजी से काम हुआ। लेकिन अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्रेक, और दूसरी आप शांति व्यवस्था के बारे में आप जानते हैं, आप हमारा मशहूर है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, यहाँ पे कोई भी न गुंडागर्दी चल सकती है, न किसी प्रकार का ऐसे लोग जो कि समाज के घातक हो, समाज को नुकसान पहुंचने वाले, समाज की व्यवस्था को नुकसान पहुंचे, वो नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में प्रदेश में एक अच्छा माहौल बना। अभी 10 से 12 फरवरी के बीच में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के लोग इनवाइट किए जा रहे हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। किस बात के लिए इन्वेस्टमेंट करिए? हर क्षेत्र में। अगर आप देखें एग्रीकल्चर में देखें तो हम सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्शन के जो है यूपी में तमाम सारी चीजें, किसी में पहला है, किसी में दूसरा है, किसी में तीसरा है। देश में सबसे ज्यादा तमाम किस्म के फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तमाम सारे हॉर्टिकल्चर के फल हो, सब्जी हो, उसके बहुत ज्यादा पैदा करता है। उसकी फूड प्रोसेसिंग अपने आप में बहुत बड़ा एक नई इंडस्ट्री हो सकती है। यहाँ पे टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल के ग्रोथ का पॉसिबिलिटी है। फार्मा के बारे में, मेडिकल डिवाइसेस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, आईटी सर्विसेज के बारे में, डिफेंस कॉरिडोर ऑलरेडी बन चुका है। डिफेंस कॉरिडोर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी बन चुका है। ये सारी की सारी चीजें जिस प्रकार से चीजें खुल रही हैं, यहाँ पे ड्रोन का, यहाँ हमने 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक ड्रोन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT कानपुर में स्थापित किया है। मेडिकल डिवाइसेस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस SGPGI, जो कि हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी हैं उत्तर प्रदेश में। आपका जो IT का एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT कानपुर का कैंपस है नोएडा, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसके बारे में बहुत बड़ा एक सेंटर वहां पे स्थापित किया। स्टार्टअप्स को बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में, आपको मालूम होगा, स्टार्टअप के माध्यम से सिडबी को एंकर करते हुए 1000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट फंड बना हुआ। यह भी हाल में एक नया इनोवेशन फंड उत्तर प्रदेश ने शुरुआत किया कि जो नई चीजें, नवाचार, जो नई चीजें लोग लेकर के आते हैं, उस नई चीजों को
उनको सपोर्ट करने के लिए एक प्राइवेट सेक्टर की मदद से एक नया फंड क्रिएट करने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश उसमें सपोर्ट करेगा। ये पहला देश में पहला प्रदेश होगा जो इस प्रकार का एक इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट फंड तैयार कर, जिससे कि हमारे जो बच्चे या हमारे जो क्रिएटिव जो लोग हैं वो आगे बढ़े और आकर के कुछ ऐसी चीजें बनाए जिससे कि लोगों की जिंदगी आसान हो, लोगों के काम आसान हो। जो खेती हो रही है, खेती को लोगों को अधिक से अधिक वैल्यू मिल सके। और इन सारी चीजों के पीछे जो चीज काम आएगी, जो मेरी स्मार्ट सिटी में लर्निंग हुई, वो लर्निंग है आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स। जो हमारी आज जो आईटी की जो ताकत है, उस चीज को हम अधिक से प्रयोग करें। अभी इनफैक्ट मैं जब बात कर रहा था, आपके एनईसी से बात कर रहा था, मैं बताया कि बेल को हमने कहा कि जो ICCC है उसको हम लोगों ने एक ICCC लगाया 100 करोड़ 200 करोड़ डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सिटी। ये सारा का सारा बनाया और बहुत अच्छे से चल रहा है। देश में और भी तमाम सारे जो ICCC अलग अलग रूप में चल रहे हैं, लेकिन क्या हम उसे एज ए सर्विस ऑफर कर सकते हैं? अगर एज ए सर्विस हम ऑफर कर सकते हैं, बेल ने बना के मुझे दिखाया कि उसको कर सकते हैं। जैसे कि आप सर्विस के तौर पे वो पिक्सी का प्लेटफॉर्म की हमने बात की, वैसे तमाम सारी चीजें जो हमारे सॉफ्टवेयर है, टैली वहां पे लगा था, टैली का, दिस इज ऑल ऑफर्ड एज ए सर्विस। कैन वी ऑफर ICCC एज ए सर्विस? बिकॉज हमारा जो स्मार्टनेस इज नथिंग बट टू गेट मोर फ्रॉम लेस। हाउ टू गेट योर सिस्टम, अगर आप अपने पूरे सैनिटेशन को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एज ए सर्विस ले लीजिए। एक छोटा सा हमारा कस्बा है जो 20 लाख 25 लाख 30 लाख का कस्बा है, वो क्या वो 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करके इस सर्विस को ले सकता है? यू कैन होस्ट इट। ये हमारी सोच है जिसको हम अब चाहते हैं कि इसको जो है किस प्रकार से लोगों को ईज इन लाइफ, ईज इन लिविंग, ईज इन डूइंग बिजनेस, जो हमारा जो काम कर रहे हैं उससे काम को आसान हो सके, और इसको कैसे एफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, जो कॉस्ट है वो एफोर्डेबल कॉस्ट है, ताकि हर कोई उसको एफोर्ड कर सकता है, ताकि हमारा डेवलपमेंट एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और यहां पे हमारा जो रोल है वो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क बनाने के लिए जेवर एयरपोर्ट के पास सारी की सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार तैयार कर रही है कि जिसके माध्यम से आप आए और यहाँ इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करके यहाँ से पूरे देश का जो ग्रोथ इंजन है हमारे उत्तर प्रदेश से प्रोवाइड हो। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो संकल्प है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे अगले 5 साल में, उसको हम लोग पूरा करें। देश को आगे बढ़ाने के लिए उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पे आईटी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा रोल होगा, जिसका आज आप ये जो मीट कर रहे हैं पूरे दिन भर का, मैं समझता हूं कि आपके इस डिस्कशन से बहुत सारी नई नई चीजें निकल करके आएंगी। आपके अनुभव से आपने जो काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। यहाँ पे लावा और एसर दोनों के दोनों लोग मौजूद थे यहाँ पे, राय साहब और आप लोगों का जो यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। आपको पता होगा कि आज देश का करीब 45% मोबाइल हमारे प्रदेश में बनता है। आपको मालूम होगा कि मोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो इक्विपमेंट्स होता है उसका करीब 55% हमारे प्रदेश में बन रहा है। आपको मालूम होगा कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक डाटा सेंटर, अभी डाटा सेंटर की भी नई पॉलिसी बनाई। डाटा सेंटर जो पहला हमारा अभी नोएडा में शुरुआत किया है, और इस डाटा सेंटर से वो 250 मेगावाट का डाटा सेंटर, उनके सारे के सारे टावर्स अगले 1-1.5 साल में बनकर के तैयार हो जाएंगे, जो हीरनंदानी और योटा का मिलकर के बन रहा है। यही नहीं, करीब 600 मेगावाट के डाटा सेंटर के ऑलरेडी काम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चालू हो गए। और जो नई हमारी डाटा सेंटर की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के मुताबिक हमारा प्रदेश पूरे देश की जो रिक्वायरमेंट है, उसके रिक्वायरमेंट से 25% से ज्यादा हमारे प्रदेश से उपलब्ध किया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा फर्क लोगों की लाइफ में आएगा जब डाटा सेंटर होगा, किस प्रकार से हमारा कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा। आज का जो गोल्ड है वो डाटा इज द गोल्ड। पहले लोग कहते थे पेट्रोल विद द गोल्ड, गोल्ड को आपको पेट्रोल में कहते थे कि जिसके पास पेट्रोल है उसके पास ताकत है। आज की डेट में डाटा जिसके पास है उसके पास ताकत है। वो सारी की सारी चीजें ये डाटा के माध्यम से आप लोगों की लाइफ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली वी आर ऑल वर्किंग, सारे के सारे लोग मिलकर के एक ही चीज के लिए कर रहे हैं कि कैसे हमारी ह्यूमन लाइफ कितनी आसान हो जाए, कितनी प्रोडक्टिव हो जाए, और उस काम को करने के लिए आप तमाम किस्म की कोशिशें कर रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश इस काम के लिए पूरी तरीके से लगा हुआ, और आज उत्तर प्रदेश में आप ये जो वर्कशॉप कर रहे हैं, पूरे दिन भर का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एग्जीबिशन कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हमारे बहुत सारे यहाँ पे अधिकारी आएंगे, आपसे शेयर करेंगे, तमाम सारे अनुभव शेयर करेंगे। और मैं एक ओवरऑल
जनरल पर्सपेक्टिव मैंने आपसे बात की, लेकिन वो जब आएंगे तो स्पेसिफिक आपसे बातें करेंगे, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो इसके बगैर काम करेगा, क्योंकि स्मार्टनेस से क्या हो जाता है, स्मार्टनेस लाने के लिए ये लेयर बहुत आवश्यक है। आप पानी पहुंचा नहीं सकते लोगों के यहाँ जब तक कि पाइपलाइन न लगा दो, लेकिन पाइपलाइन लगाना पर्याप्त नहीं लोगों को पानी पहुंचाने के लिए। मैंने कहा अगर 24/7 करना है और उससे अगर आपको ड्रिंक फ्रॉम टैप करना है तो आपको IT का लेयर उस पर लगाना पड़ेगा, और वो लेयर जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता है वो उस काम को करेगा। आपको वहां पे ड्रोन की टेक्नोलॉजी आपकी लगानी पड़ेगी, ऐसी जगह जहां आप नहीं पहुंच सकते वहां हमारे ड्रोन पहुंचेगा, वहां रोबोटिक्स पहुंचेगा, वो सारी की चीजें जहां हमारी पहुंचनी है वहां उसकी पहुंचे। उन्होंने सोच सकते हैं कि रोबोटिक्स किस प्रकार से पूरा का पूरा मेडिकल क्षेत्र में इतना कमाल का परिवर्तन ला दिया है। इतनी प्रिसीजन आज की डेट में सर्जरी हो रही है, वो सर्जरी का कमाल है रोबोटिक्स। और आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में रोबोटिक्स की भी अभी हमारे ग्रेटर नोएडा में चीज बन करके तैयार हो रही है। पूरी फैक्ट्री मैं बताऊं अगले साल 2023 में बन करके वो चालू हो जाएगी। और हर क्षेत्र में काम हो रहा है, और इस काम को करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं। आज हमारा उत्तर प्रदेश में 23 पॉलिसीज, पिछले 2-2.5 महीने में 23 पॉलिसीज विच कंस्टिट्यूट होल स्पेक्ट्रम, आप हमारे वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। वो सारी की सारी पॉलिसीज ऐसी बनाई है कि ताकि हम इन्वेस्टमेंट का अच्छा माहौल तैयार कर सकें। और मैं आप सबसे ये भी आपको स्वागत करूंगा कि आप उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करें, उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टमेंट को एड करें, उसको आप आगे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश आपके साथ होगा हर तरीके से। हम उसकी पूरी माहौल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लोगों को एक इकोसिस्टम बना रखा, वो इकोसिस्टम आपके सपोर्ट में होगा। मैं एक बार दोबारा सभी को आज के इस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और निश्चित तौर से उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दिन भर के डिलीब्रेशन में कोई नई चीज में निकल करके आती है उससे मुझे जरूर शेयर करें, ताकि वो हमारे आगे इस जो मुहिम एक उत्तर प्रदेश में चली हुई है, पूरे देश में जो मुहिम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर रखी है, उसमें हमें मदद मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।